AS and construction loading. So yeah, hey, welcome to our channel Become Lazy. Today we will continue with the topic with a revisionary video of AS7 construction contracts. तो अब हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाले हैं और अगर आपको लगे कि माय चैनल इज हेल्पफुल सो डू सब्सक्राइब इट and like for the things what you have learned from the video and let's continue with the video. अब ये टॉपिक्स हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं पूरे AS7 में. इसमें दो टॉपिक्स मैंने इंक्लूड नहीं करवाए, वो मैं इसके बाद भी करवा दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दीज 9 टॉपिक्स. तो पहले आता है एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी मतलब कि कहाँ पे ये AS7 एप्लीकेबल है. मतलब कि अगर आप अपने, अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब वो अपना घर बना रहे हैं तब भी क्या उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है कि नहीं. तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, उनको ये फॉलो नहीं करना, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. डेफिनेशन ऐसी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड होता है. नेगोशिएटेड मतलब कि हमने खुद डिसाइड किया कि प्राइस क्या होगा. जैसे मैंने आपको कहा कि इतना इतना हम प्राइस लेंगे, आप कहते हो हाँ हाँ ठीक है ठीक है. तो हम एक चीज पे नेगोशिएट कर जाते हैं. फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, हम एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्टी के साथ एक प्राइस पे नेगोशिएट कर लेता है. वो एक एसेट के लिए भी कर सकता है, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स मतलब कि एक बिल्डिंग के लिए भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के लिए भी कर सकता है एक ही टाइम पे. अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला नहीं है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्टोरेशन एंड डिमोलिशन. डिमोलिशन मतलब तोड़ना. अगर किसी घर को हमने या बिल्डिंग को एक कॉन्ट्रैक्टर को तोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो भी वो इसमें आ जाएगा, अपने कंस्ट्रक्ट AS7 में आ जाएगा. और रिस्टोरेशन भी इसी में इंक्लूड हो जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो हमारे पास 3 होते हैं. एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक फिक्स्ड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर देते हैं. मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी में ये डिसाइड हुआ कि वो 50 lakhs की एक बिल्डिंग बनाएंगे. मतलब 15 lakhs विल बी हिज अमाउंट गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर. एंड फॉर द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट द कॉस्ट इज इंक्लूडेड. मतलब कितना आप कॉस्ट लगेगी, आपकी लेबर लगा, मटेरियल लगा, ओवरहेड लगा, ये आपकी कॉस्ट है. इसमें प्लस आपने जो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है वो. हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का एक मिक्सचर होता है. अब हम चलेंगे अगले पे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जब भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वेरिएशन, क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो हुआ जो हमने यहाँ पे अपने पिछले 4 पोर्शन, ये जितने भी 3 लिखे हैं ना, जो भी हम कॉस्ट अपनी डिसाइड करते हैं कि हम फिक्स कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, फिक्स प्राइस या कॉस्ट प्लस, जिसमें भी हम जा रहे हैं, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कितना हम प्राइस उसका डिसाइड करें. वेरिएशंस में आ जाता है जैसे कल कोई दाम बढ़ेगा. आज हमने सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है मतलब 1 साल बाद का, तो फिर 1 साल बाद तो लेबर का प्राइस भी हाई हो सकता है, ओवरहेड का प्राइस भी हाई होगा, एंड जो भी हमारे टूल्स लगेंगे, क्या पता तब खरीदने में भी हमें सीमेंट्स वगैरह जो हमने यूज करने हैं वो भी, उसका प्राइस भी हाई हो सकता है. तो हम वेरिएशंस में उसका प्राइस भी रिकवर कर सकते हैं. क्लेम्स अगर क्लेम्स जैसे कि कल को कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी क्लेम लेना पड़ता है, कोई भी क्लेम, कोई भी चीज दुर्घटना हो जाती है, कोई भी चीज हो जाती है तो उसको क्लेम लेना है, तो वो रिकवर कर. यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसकी जगह लिखना था एस्केलेशन. मतलब होता है महंगाई के पैसे. मतलब कि इंसेंटिव होता है इनाम इन द सेंस द कॉन्ट्रैक्टर ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो वो कॉन्ट्रैक्टी के पास गया, ये सर मैंने काम जल्दी खत्म कर दिया, अब कुछ तो इनाम मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना. तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो इंसेंटिव भी उस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका पैसे कितने मिल रहे हैं वो हमें मिलेगा. एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दूसरा वेरिएशन, क्लेम्स और इंसेंटिव्स. अब
जो भी ये क्लेम्स, वेरिएशंस और इंसेंटिव्स हैं, ये तभी मिलेंगे अगर ये पहले एग्रीड होता है। सपोज करो ना, और ये मेनली सर्टेन होता है कि पता है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो फिर हम अगर पहले ही पता है कि प्राइस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टी को भी पता है कि हाँ यार महंगाई तो होने वाली है, अगर सबको पता है कि महंगाई होने वाली है तो फिर ये सर्टेन है और ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड होगा ही होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आए थे अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी डिवाइड होती है टू थिंग्स में, डायरेक्ट कॉस्ट या एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है लेबर, ओवरहेड, मटेरियल। एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसके ओवरहेड। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो ध्यान रखना ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। वैसे तो सिक्योरिंग कॉस्ट को अलग से भी लिख सकते थे, पर इधर सिक्योरिंग कॉस्ट को अलग से नहीं लिखा। सिक्योरिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट इनकर्ड फॉर सिक्योरिंग कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने वो कॉन्ट्रैक्ट को, 4 बंदे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने में जो उसकी कॉस्ट लगी, उस सिक्योरिंग कॉस्ट का हम क्या करेंगे। 2 पार्ट्स हैं, यहाँ तो चार्ज टू P&L, यहाँ तो चार्ज टू जनरल P&L, या तो कॉन्ट्रैक्ट P&L या जनरल P&L। कॉन्ट्रैक्ट P&L में तब आएगा अगर कि कॉन्ट्रैक्ट रिसीव भी होने की है क्षमता। मतलब लगता है यार कॉन्ट्रैक्टर 4 बंदों के साथ गया, उसको कॉन्ट्रैक्टर सिक्योर करने में कुछ कॉस्ट लगी, मान लेते हैं 2000 लग गई, कॉस्ट लगी, ठीक है ना। बट अगर उसको लगता है कि हाँ अब पक्का उसको ही मिलेगा क्योंकि उसने टेंडर इतना कम भरा है वगैरह वगैरह, कुछ भी चीज से उसे लगता है पहले से ही, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट P&L में करेगा। अगर उसको नहीं लगता तो वो जनरल P&L अकाउंट में चले जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, अभी उसको लगता है कि हो जाएगा पर बाद में नहीं होता तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट P&L में ही जाएगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट P&L मतलब पर बाद में उसको नहीं मिलता, पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट P&L में डाल सकता है क्योंकि ये लग रहा था कि वो मिल जाएगा। अब आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या करना है। इसमें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जब हमें फाइनल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। रिलायबली एस्टिमेट का मतलब है कि हमें पता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये हम अच्छी तरह एस्टिमेट कर सकते हैं। चाहे लॉस होगा, मैं कहता हूँ चाहे लॉस होगा उसको, बट वो रिलायबली एस्टिमेट कर सकता है उस लॉस को, तो वो पहले पार्ट में आ जाएगा। अगर वो नहीं रिलायबली एस्टिमेट कर सकता तो वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। अगर वो फर्स्ट पार्ट में फॉल करता है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। जिन्होंने तो पहले से पढ़ा हुआ है उनको तो ये समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता तो I can do is, for now I will give a conceptual clarity so that it will be made easy for you. पहले हम दूसरा पढ़ के खत्म कर देते हैं कि अगर फाइनेंशियल आउटकम हमें रिलायबली एस्टिमेट, मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हमें कुछ एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब कि जो भी कॉस्ट हमारी इनकर हुई है ना, हम उसको ले लेंगे अगर वो रिकवरी प्रोबेबल है तो। हालांकि द सेकेंड पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बट द फर्स्ट पार्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब हमने लिखा सर कि रिकॉग्नाइज करो कॉस्ट अपने रेवेन्यू को एज टू द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, ठीक है ना। तो अब इसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कॉस्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है लेबर आवर मेथड, तीसरा मेथड होता है सर्वे मेथड। लेबर मेथड या फिजिकल कंप्लीशन मेथड इज वन एंड द सेम थिंग। अब कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड क्या होता है, जितनी यार हमने कॉस्ट इनकर की ना, कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इनकर, जब भी कोई चीज आप पढ़ो, मेरी बात लिख के ले लो, अगर आप उसको खुद समझ के करोगे ना तो ज्यादा आप क्वेश्चंस को अच्छा समझ सकते हो, क्वेश्चंस को अच्छा सॉल्व कर सकते हो। और यही अगर आप कॉन्सेप्ट्स जब समझ रहे होते हो तब अप्लाई करो तो बहुत अच्छा बेस क्लियर हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो अब कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मेथड, अब ये सिंपल होता है, जितनी आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने कॉस्ट इनकर की, सपोज करते हैं 3 साल थे, आपने उसमें पहले साल में कॉस्ट इनकर की 1000, तो आपने कॉस्ट इनकर की 1000
टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी एस्टिमेट होती है, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी एस्टिमेटेड आपको लगता है कि 3 साल में इतना, सर मेरे को लगता है 1000 को मेरी कॉस्ट लग जाएगी और 100 तो मैंने इस साल कर दी है, तो 100/1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। दूसरा मेथड होता है फिजिकल कंप्लीशन मेथड। यह मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप इसको कहो लेबर कॉस्ट मेथड, लेबर आर मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लेबर आर जितना हम इनपुट लगाएंगे, यार ये भी तो हो सकता है ना कि सपोज करो हमने लेबर लगाया, हमें लगता है इस साल हमने लेबर लगाया, इस साल हमने पूरे 2000-3000 लेबर आवर्स लगा दिए, टोटल हमें लगता है कि 10,000 लेबर आवर्स लगेंगे, तो 3000/10,000 इंटू 100। हम यही निकाल रहे हैं ना कि हमारा वर्क कितना कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल रहे हैं, वो इन सब से निकल सकता है। तीसरा होता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड हम खुद ना की राय लेते हैं, इन सब झमेलों में हमें ना तो समझ में, कई बार हमें समझ में नहीं आता, तो हम एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं, तो उसी को कहते हैं एक्सपर्ट सर्वे मेथड। जाने से पहले मैं एक क्विक रिवीजन दोबारा देना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने का ठेका। डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। रेवेन्यू क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का। अब मेथड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, मतलब कि जितना हम वर्क कंप्लीशन कर रहे हैं उसकी जब हमने परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन और स्टेज ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मैंने आपको अभी भी 3 मेथड समझाए हैं, कॉस्ट मेथड, लेबर आर मेथड और सर्वे मेथड। लेबर कॉस्ट मेथड जिसमें कॉस्ट अपनी इनकर कितनी हुई अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। लेबर आर में हमारी आज की लेबर कितनी हुई, टोटल लेबर कितनी थी इंटू 100। सर्वे मेथड में हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं। अगर मेरे साथ दोहराओगे तो ज्यादा इजी लगेगा बाद में रिवाइज करने में भी। आप चाहे इस रिवीजन को बार बार अपने रिपीटेड मोड पे लगा सकते हैं, ये एएस बिल्कुल इजीली क्लियर भी हो जाएगा। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के भी याद है मैंने 4 पोर्शंस बनाए थे। पहले आ गया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्लेम वेरिएशन, एस्केलेशन, इंसेंटिव आ गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना मेन प्राइस, क्लेम वेरिएशन बाद में बदलाव हो सकते हैं, एस्केलेशन महंगाई के पैसे, इंसेंटिव हो गया इनाम जो कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो वो मांग सकता है। वो जरूरी नहीं है दे या नहीं दे, पर अगर ये लगता है फ्यूचर में, अगर इसकी रियलाइजेशन सर्टेन है, ये लगता है ये मिल जाएगा, तो फिर इसको हम रेवेन्यू में लेंगे। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे P&L, टोटल रेवेन्यू इनटू डिग्री, मतलब जितना हमने रेवेन्यू यहाँ से कैलकुलेट किया इन चारों पोर्शंस को ऐड करके, और उसके बाद इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इनमें से कोई भी मेथड से सपोज करो हमने ये वाला, और प्रेफर हमेशा कॉस्ट मेथड करना है इन सब में से। और सपोज करते हैं यहाँ पे हमारी कॉस्ट मेथड से आ गई थी 20% वर्क कंप्लीटेड, तो और कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू आ गया था 200 लाख। 200 लाख इंटू 20%, तो ये 40 लाख आ गया, माइनस टोटल कॉस्ट इनकर्ड, जितनी कॉस्ट उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर की इनकर हुई है, और उससे आ जाएगा P&L। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो उसके लिए हम निकालेंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, जो कि अभी मैंने नहीं बताया है, बट 2 मिनट तक अभी पता चल जाएगा। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को देख लो। कॉस्ट इनकर्ड इसमें 10 लाख है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 25 लाख। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितनी एस्टिमेट करते हो कि पूरे जब भी खत्म होगा ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगती है इंटू 100। तो आ गया 10 लाख अपॉन 30 लाख, कॉस्ट इनकर्ड 10 लाख, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 लाख इंटू 100, 33.33 आ गया। अब यहाँ पे रेवेन्यू है 25 लाख और हमने ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाली है 33.33%। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने रेवेन्यू को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 25 लाख इंटू 33.33, ये आ गया रेवेन्यू हमारा। हम इन द सेंस कर क्या रहे हैं, हम रेवेन्यू को कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर 25 लाख हमें 3 सालों में, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे 25 लाख मिलना था, आज हम खत्म कर चुके हैं 33.33%, तो यार हम इनडायरेक्टली आज का ही रेवेन्यू निकाल रहे हैं ना। और टोटल कॉस्ट इनकर्ड इस साल अभी तक जितनी इनकर हो चुकी है वो निकाल रहे हैं। हमने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं ली, हमने टोटल कॉस्ट लिखी जो कि हम अभी अभी इनकर कर चुके। रेवेन्यू भी आपका, कॉस्ट भी आपकी। तो अब टोटल लॉस आ गया इसमें,
166,667। अब प्रीवियस सो हम थे यहाँ पे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 25 लाख का, और इनटू हम कर देंगे डिग्री, यहाँ से हमारा ये सब करके लॉस आ जाता है। अब जब यार लॉस आ जाता है ना, जब भी लॉस आ जाए, आप समझ लेना आपको एक इशारा मिल गया है कि आपको प्रोविजन बनानी है। अब सर कई लोग पूछेंगे ये सर आपने बताया नहीं कि प्रीवियस ईयर को माइनस क्यों करते हैं। सर हम प्रीवियस ईयर पे करना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनको पिछले क्वेश्चन में लास्ट ईयर प्रॉफिट का जो मैं कह रहा था, लास्ट ईयर वाला हम क्यों माइनस करते हैं वो समझाने के लिए है। अब यार यहाँ पे देखो, ये 3 ईयर वाला क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 70 लाख, 80 लाख, 95 लाख। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ना, ये इम्प्लाइड है कि ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब कट्ठा। ईयर 1 में 70 लाख था, ईयर 2 में 80 लाख है। 80 लाख मीन्स 70 लाख उसने इंक्लूड किया, और 10 लाख ही इस साल का रेवेन्यू बनता है। ईयर 3 95 लाख रेवेन्यू, ये 80 लाख पुराने साल का इंक्लूड किया इसने। ठीक है। अब यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहाँ तक तो अभी आपको पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये आप अभी करके देखेंगे। अगर AS7 करना है यार तो थोड़ा मेरे साथ बोलना सीखो, एंड प्लस जब ये वीडियो देखो तो मैं अब ये जो सोल्यूशन करा रहा हूँ इसको, इस सोल्यूशन को आप करके देखो। सो मैं कॉस्ट इनकट तो यार वही है, और टोटल कॉस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पिछले क्वेश्चन से आ जाएगा। नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर का क्यों हम माइनस करते हैं। सर अब जब सब कुछ ही पुराना ले रहा हूं, अब मैंने कहा कि 80 लाख में 70 लाख है, इंक्लूडेड ही है। वीडियो में कोई सजेशन है, कुछ भी अगर आप अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड यार अब के लिए बस, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।